Good morning, students. Myself, Dr. Ambika Dhiman. Today we will discuss about the last point of first part, that is Vish Veg. So, if we see the Sthavar Vish Lakshanas and Jangam Vish Lakshanas, there are two types of Lakshanas, that is Samanya Lakshan and Vishishta Lakshan. So, Sthavar Vish ke Samanya Lakshan, these are of 9 types, that are Sthavar Tujar Hikka, Dant Harsh Galgraham, फेन वम्यश अरुचि श्वास मूर्छा जनियेद विषम. This reference is quoted from Charak Chikitsa 23 chapter 16 shloka. The meaning of this shloka is, if we see the Samanya Lakshan that are started from the jwar, that is fever, hikka, dant harsh, galgraha, fain means frothing from the mouth, vamya vomiting, aruchi anorexia, shwas dyspnea, murcha. These are the lakshanas of Samanya Vish, of Samanya Vish, Sthavar Vish. Okay. Next, we will discuss about the Jangam Vish ke Samanya Lakshan, that are 8. And these are as wise: Nidra Tandra Klam Daha Sapakam Lom Harshanam Shofam Cha Atisaram Cha Janiye Jangam Visham. This reference is also quoted from Charak Chikitsa 23 chapter 15 shloka. And meaning of this shloka is Nidra, that means excessive sleep, Tandra drowsiness, Klam Daha, Sapakam Lom Harshanam, Lom Harsh horripilation, Shof Che Atisaram, excessive Atisar hona. These are the lakshanas of Jangam Vish. These are Samanya lakshanas. And now we will discuss about the Vish Veg Vishishta Lakshan. तो पहले विश का जो वेग आता है, आचार्य चरक जी ने इसको अलग से डिफ्रेंशिएट किया है और इसको 8 पार्ट में डिफ्रेंशिएट किया है. आचार्य सुश्रुत जी ने 7 वेग बताए हैं. तो पहले विश वेग में चरक आचार्य जी ने कहा है कि यह रस को विकृत करता है. तो इसके जो लक्षण हैं वो इस प्रकार हैं: तृण मोह दंत हर्ष प्रसेक क्लम वमन. तो सबसे पहले हम मुंह से स्टार्ट करेंगे. रस की विकृति सबसे पहले याद करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि रस की जो विकृति होती है वो सबसे पहले माउथ से सलाइवेशन से स्टार्ट होती है ना. तो मुंह से याद करने के लिए तरीका रखिए ऐसे कि दंत हर्ष, दांत जो है खट्टे हो जाएंगे पहले, फिर तृण मोह होगा, फिर प्रसेक ज़्यादा लाला स्त्राव होगा, ठीक है, क्लम, और फिर वॉमिटिंग होगी लास्ट में. तो ये याद करने का सीक्वेंस है, ऐसे याद रखना. और आचार्य सुश्रुत जी ने इसे बताया कि सबसे पहले जीवा से ही स्टार्ट किया है. शाव जीवा, सबसे पहले नीली रंग की जीवा हो जाएगी, ठीक है. श्वास, सांस लेने में दिक्कत आएगी, श से शाव जीवा, श से ही श्वास. उसके बाद पीड़ा हो जाएगी शरीर के अंदर और मूर्छा हो जाएगी पेशेंट को प्रथम वेग के अंदर. ये आचार्य सुश्रुत जी ने बताया है. और इसी की ट्रीटमेंट मैं अगर आपको बताऊंगी कि आचार्य चरक जी ने इसी की ट्रीटमेंट के लिए क्या बोला है कि त्वक दाह करो पहले. अगर त्वक दाह होगा तो न्यूरॉन्स मतलब न्यूरोलॉजिकली पेशेंट एक्टिव हो जाएगा जब त्वचा को जलाएंगे. तो इसकी जो एक्टिव स्टेट लाने के लिए वापस त्वक दाह बताया है. एंड वॉमिटिंग बताया, पेशेंट को वॉमिटिंग कराओ, ठीक है. तो अब इसी में ही आचार्य सुश्रुत जी ने क्या ट्रीटमेंट बताई है. सबसे पहले परिषेक, मतलब उसको परिषेक करना है, ठीक है. पेशेंट को धोना है, मतलब जो भी क्वाथ रहता है आयुर्वेदिक क्वाथ उनसे धोना है. वमन, वॉमिटिंग करानी है. और अगध पान, जो भी आगे मैं आपको डिस्कस करवाऊंगी कि अगध बेसिकली क्या क्या एंटीडॉट्स बता रखे हैं जो विष में यूज़फुल होते हैं, ठीक है. अगध पान कराना है मधु और घी से, जो कि व्यवायी गुण रखता है, इसीलिए मधु और घी के साथ अगध पान कराना है. अब द्वितीय वेग के अंदर आप देखेंगे कि अब सबसे पहले फेस के जितने भी लक्षण थे प्रथम विष के वेग में वो आए थे. अब सेकंड विष के वेग में देखिए आचार्य चरक जी ने बताया है कि व्यवर्ण्य हो जाएगा, उसके फेस का कलर व्यवर्ण्य हो जाएगा, शरीर का कलर व्यवर्ण्य हो जाएगा. फिर भ्रम, उसको भ्रम होने लगेगा. वेपथु मतलब चक्कर आने लगेंगे. मूर्छा हो जाएगी. देखो आचार्य सुश्रुत जी ने फर्स्ट वेग के अंदर ही मूर्छा बता दी थी, अब आचार्य चरक जी ने सेकंड वेग के अंदर मूर्छा बताई है. ये क्वेश्चन MCQs में आते हैं. जब आप AI PG की तैयारी करोगे तब ये क्वेश्चंस आपको बहुत इंपॉर्टेंटली आपको देखने हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है. तो द्वितीय मूर्छा के बाद देखिए द्वितीय वेग के अंदर जृंभा, बार बार उसको जवाई आएगी, अंग चिमचिमायते, और तमक श्वास, उसको डिस्निया होगा. तमक श्वास का वर्णन किया यहाँ पे.
और आचार्य सुश्रुति ने सिंपल श्वास बताया था फर्स्ट वेग के अंदर। तो इसी के ट्रीटमेंट के लिए आचार्य चरक जी ने विरेचन बताया है। और अब हम डिस्कस करेंगे आचार्य सुश्रुत जी का कंपैरेटिवली, देखेंगे गल ग्रह, सेकेंड वेग में गल ग्रह पहले बताया है, फिर दाहा, कंपन, शिथिलता और हृदय वेदना। सेकेंड वेग में आचार्य सुश्रुत जी ने हृदय वेदना बताई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी ट्रीटमेंट के लिए आचार्य चरक जी ने वमन और ऐड कर दिया, वमन प्लस वॉमिटिंग, ठीक है, वमन प्लस विरेचन, सॉरी, ठीक है। अब तृतीय वेग के बारे में डिस्कस करेंगे। आचार्य चरक जी ने तृतीय वेग में मांस विकृति का वर्णन किया है। तो मांस विकृति अगर होगी तो त्वक के सारे लक्षण आएंगे। भी याद करने का तरीका मैं बता देती हूँ। सबसे पहले त्वक में कंडू होगा, मतलब खुजली होगी, फिर कोठ बनने लग जाएंगे, क से कंडू, क से कोठ, फिर मंडल, फिर शोथ, ठीक है। तो इसी की ट्रीटमेंट के लिए आचार्य चरक जी ने बताया है कि जब स्किन के ऊपर प्रॉब्लम आएगी तो शारागत पान करना है, ठीक है। शारागत पान जो होता है हृदय की रक्षा के लिए आचार्य चरक जी ने बता रखा है। शारागत का पान करना है प्लस मधु प्लस जल का सेवन करना है। वहीं आचार्य सुश्रुत जी ने बताया है कि तालु शोथ, त से तृतीय, त से त्वक कंडू, आचार्य चरक जी ने बताया था त से ही तालु शोष मतलब जीभ का सूखना, ठीक है, मुंह का सूखना, ठीक है। और आचार्य सुश्रुत जी ने दूसरा वेग बताया है आमाशय शूलम, आमाशय पेट में दर्द होगा, नेत्र विवरणता, नेत्र शोफ हो जाएगा, ठीक है। तो नेत्र के विवरणता ये आचार्य सुश्रुत जी ने थर्ड वेग में वर्णन कर रखा है, ठीक है। और इसी की ट्रीटमेंट के लिए आचार्य सुश्रुत जी ने अगध पान कराने के लिए बोला है नस्य प्लस अंजन। देखो नस्य बोला है ये और अंजन बोला है। अंजन क्यों बोला? क्योंकि नेत्र का विवरण हुआ, इसमें नेत्र के शोष हुआ, इसीलिए अंजन बोला है। अब आचार्य चरक जी का चतुर्थ वेग में बताया है, इसमें सर्वदोष प्रकोप बोला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार क्वेश्चन आया है MCQs में भी, ठीक है। तो सर्वदोष प्रकोप जो है आचार्य चरक ने फोर्थ वेग में बोला है। तो इसको याद करने का तरीका है CSF, मतलब स से चरक, C से चरक, सॉरी, S से सर्वदोष प्रकोप, F से फोर्थ वेग, ठीक है। और दूसरा एक चीज़ और बताइए इसमें, दाह, अंगमर्द, मूर्छा और वमन, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चतुर्थ वेग में आचार्य सुश्रुत जी ने बोला है कि पक्वाशय आमाशय पीड़ा होगी। इसको याद करने का तरीका बता देती हूँ मैं। फोर्थ कैसे लिखते हैं, जैसे प लिखते हैं ना, ऐसे फोर्थ लिखते हैं। तो फोर्थ वेग सुश्रुत जी ने पक्वाशय और आमाशय पीड़ा बताई है, ठीक है। और नेक्स्ट इज हिक्का, कास, आंत्रकुंजन और शिरोगौरव। अब ये देखिए, हिक्का जो है आचार्य सुश्रुत जी ने फोर्थ वेग में बताया है, वहीं आचार्य चरक जी ने षष्ठी वेग में बताया। मैं आगे बताऊंगी आपको, ठीक है। तो इसकी ट्रीटमेंट हम डिस्कस कर लेते हैं। आचार्य चरक जी ने चतुर्थ वेग के अंदर ट्रीटमेंट बताई है कपित रस प्लस मधु प्लस घी, ठीक है। और वहीं आचार्य सुश्रुत जी ने इसे स्नेह मिश्रित अगध का नाम दिया है कि इसमें हमें स्नेह मिश्रित अगध देना चाहिए, ठीक है। अब पंचम वेग की हम डिस्कस करेंगे। पंचम वेग आचार्य चरक जी ने नीलादिनाम तमश्च दर्शनम कह के बताया है, ठीक है। तो पेशेंट को जो है उसका नेत्र मतलब दिखना बंद हो जाता है, दिखना कम हो जाता है, विविध वर्ण दिखेंगे उसे और दृष्टिमंडल पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए आचार्य चरक जी ने काकअंड व शीर्ष पत्र का आश्चोतन, अंजन और नस्य बताया। वहीं पंचम वेग में आचार्य सुश्रुत जी ने कफ प्रसेक, विवरणता, पर्वभेद, पक्वाशय पीड़ा, सर्वदोष प्रकोप। देखिए आचार्य सुश्रुत जी ने सर्वदोष प्रकोप बताया है पंचम वेग में, और मैंने याद कराया था पहले आचार्य चरक जी ने CSF, चरक ने सर्वदोष प्रकोप फोर्थ वेग में बताया, ठीक है। तो अब इसको याद करने का तरीका है SSP, सुश्रुत आचार्य जी ने फिफ्थ वेग में जो है सर्वदोष प्रकोप बोला है। S से सुश्रुत, S से ही सर्वदोष प्रकोप और P से पंचम वेग, ठीक है। अब षष्ठम वेग की हम डिस्कस करेंगे। आचार्य चरक जी ने षष्ठम वेग में हिक्का बताई है, उसी की ट्रीटमेंट के लिए संज्ञा स्थापन द्रव्य का यूज़ करने के लिए बताया है। वही आचार्य सुश्रुत जी ने इसे षष्ठे बुद्धि व प्राणनाश बताया है और तीव्र अतिसार होता है, ठीक है। और इसकी ट्रीटमेंट के लिए अतिसारवत चिकित्सा देते हैं, अवपीड़न नस्य देते हैं। आचार्य चरक जी ने सप्तम विश्व वेग में स्कंद भग्न बताया है और आचार्य सुश्रुत जी ने स्कंद पृष्ठ कटि भग्न, श्वास अवरोध और मृत्यु बताई है। वहीं आचार्य चरक जी ने इसकी ट्रीटमेंट के लिए विपरीत विश्व वेग, जैसे मैंने पहली क्लास में बताया था, थोड़ा सा वहाँ करेक्ट कर लीजिए कि विपरीत विश्व वेग जो जैसे मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया था कि भीम पांडव जो था उनको दुर्योधन जी ने जब विष दे दिया था, विष पान करा दिया था खीर के अंदर मिक्स करके और उन्हें समुद्र में फेंक दिया था, तो जांगम विष मतलब जो जितने भी सर्प जो थे उन्होंने उनको बाइट कर लिया था, जिसके कारण से विपरीत विष सेवन करने से
ये एंटीडोट की तरह शरीर में उसके उनके ट्रीटमेंट हो गया था, ठीक है, एंड ही गॉट रिकवर्ड, ठीक है। तो यहाँ जो है सप्तम विष में विपरीत विष सेवन कराते हैं, ये आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। और वहीं आचार्य सुश्रुत जी ने इसी सप्तम वेगक के अंदर काकपद प्लस अवपीड़न नस्य, ठीक है, ये सेवन करने के लिए बोला है, ठीक है। अब नेक्स्ट 8th वेग जो सिर्फ आचार्य चरक जी ने बताया है, उसमें मृत्यु बताई है आचार्य चरक जी ने। तो उसी की मतलब उसमें जो हम कोशिश कर सकते हैं वो कोशिश इस तरह से कर सकते हैं कि पलाश बीज चूर्ण प्लस मयूर पित्त का प्रयोग करा के पेशेंट को रिवाइव कर सकते हैं, ठीक है। अब विभिन्न प्राणियों के विष के वेगों का हम डिस्कस करेंगे। आचार्य चरक जी ने बता रखा है ये चतुष्पाद मतलब जो 4 पैरों वाले जो पशु रहते हैं उनके अंदर 4 वेग बताए हैं। अगर वो विष का पान कर लेते हैं तो 4 वेग बताए हैं, वो ऐसे हैं। सीद व्याधे भ्रमति च चतुष्पदो वेपथे तत्शून्य, ठीक है। सीद व्याध भ्रम वेपथु और शून्य, ठीक है। वही आचार्य चरक जी ने पक्षों में 3 तरह के वेग बताए हैं। अब हम विष के अधिष्ठान देखेंगे। स्थावर विष के अधिष्ठान 10 होते हैं, जांगम विष के अधिष्ठान 16 होते हैं। तो स्थावर विष के जो अधिष्ठान है वो इस प्रकार है। मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीर सार एव च, ठीक है। निर्यास धातवश्चैव कंदम दशम स्मृतम, ठीक है। तो ये श्लोक है, ठीक है। तो हम देखेंगे तो मूल विष, मूल जो है उसके अधिष्ठान 8 बताए हैं। तो आप ऐसे याद रखिए कि मूल मतलब 0 से याद करो, मूल 2 0 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। तो मूल विष के अधिष्ठान 8 हैं, ठीक है। इनके जो लक्षण बताए हैं, ये क्वेश्चन आ जाते हैं MCQs में भी, वैसे भी आ जाता है कई बार 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि स्थावर विष जो है उसके अधिष्ठान कितने हैं, वो कैसे हैं, वो बताइए, ठीक है। तो मूल विष से याद रखिए कि उद्वेष्टन मूलम प्रलापो मोह एव च, ठीक है। ये लक्षण आ जाते हैं अगर किसी ने मूल विष का सेवन किया है। अब पत्र विष जो है वो 5, प से 5, प से पत्र, ठीक है, ऐसे याद रख लो। तो इसके जो लक्षण है वो जृंभा, ऐठन, श्वास, कष्ट, ठीक है, याद करने का तरीका, ठीक है। तो पत्र जो है वो श्वास कष्ट देता है, ऐसे याद रख लो। ऐठन करता है और जिह्वा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स जो है महाकरम्ब और करम्ब हैं। अब फल विष जो है वो 12 होते हैं। फल खा के बाहर आ, याद करने का तरीका, ठीक है। तो फल 12, ठीक है। तो फल से मुश्क शोफ, दाहा और अन्न द्वेष, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके जो फल विष के एग्जाम्पल है वो रेणुका और नंदन, ये वृक्ष हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पुष्प, पुष्प से प जो है, प लेटर से, प से पत्र, प से पुष्प, दोनों 5-5 हैं, ठीक है। तो पुष्प के मतलब पुष्प के जो लक्षण इस प्रकार बता रखे हैं कि वमन, आद्यमान और मोह। इसके एग्जाम्पल करम्ब और महाकर। त्वक, सार, निर्यास के अधिष्ठान जो है 7 बताए हैं। इनके लक्षण इस प्रकार हैं। मुख दुर्गंध्य, कठोरता, शिरोरुजा, कफस्राव। इसका एग्जाम्पल जो है नंदन है, ठीक है। अब नेक्स्ट है शीर विष। इसके अधिष्ठान 3 बताए हैं। उसमें लक्षण जो है मुख, फेन, अतिसार। तो शीर से ऐसे याद रख लीजिए कि शीर मतलब दूध में फेन आ गया, ठीक है। तो मुख, फेन और अतिसार, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं जो स्नूही आपने सुना होगा, यूफोरबिया, नीरीफोलिया, ठीक है, और जाल क्षीरी। अब नेक्स्ट है धातु। धातु के 2 अधिष्ठान हैं, ठीक है। 2 उसमें है लक्षण इस प्रकार बताएं। हृदय पीड़ा, मूर्छा, तालु दहा, ठीक है। और एग्जाम्पल है फिनाशमोर, हड़ताल। अब नेक्स्ट कंद विष के अधिष्ठान 13 बताए हैं। और इसमें तीक्ष्ण, ये लक्षण जो है तीक्ष्ण विष की तरह लक्षण देता है। इसका एग्जाम्पल है वत्सनाभ। अब जांगम विष के अधिष्ठान आचार्य सुश्रुत जी ने 16 हैं। वो इस प्रकार हैं। दृष्टि, निश्वास, इसके एग्जाम्पल है दिव्य सर्प। दंष्ट्रा, इसके एग्जाम्पल है भूम्य सर्प। नख, इसके एग्जाम्पल है बिल्ली, श्वान इत्यादि। पुरीश, मूत्र, इसके एग्जाम्पल है चिपिट। शुक्र, इसके एग्जाम्पल है मूषक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्तव और लालास्राव, इसके एग्जाम्पल है लूता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर, इसके एग्जाम्पल है वृश्चक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख सदंश, इसका एग्जाम्पल है मक्षिका और जोंक, ठीक है। गुदा, इसका एग्जाम्पल अभी तक लिखित नहीं है। पित्त, इसके एग्जाम्पल है वर्टी और मत्स्य। शूक, तुंडा, अस्थि, इसके एग्जाम्पल है शतपदी। शव, इसके एग्जाम्पल है कीट और सर्प। इनके शव भी विष के एज अ सोर्स होते हैं, ठीक है। आचार्य बागभट जी ने टोटल 16 बताए हैं, जिसमें डिफरेंस है
विष अर्धित के स्थान पे स्पर्श बताया है, सदंश के स्थान पे अस्थि बताई है, तुंड के स्थान पे रक्त बताया है। अब हम डिस्कस करेंगे आमाशयगत वेग लक्षणास एंड पक्वाशयगत विष वेग लक्षणास। ठीक है, तो आमाशयगत विष वेग लक्षण इस प्रकार हैं: व्यवर्ण्य, स्वेद, सदन, उत्क्लेद, दृष्टि, हृदय अवरोध, बिंदु शत चीयते। ठीक है, तो ये लक्षण जो हैं इस प्रकार से इसीलिए दे रखे हैं ताकि जो विष वैद्य रहते थे वो इन लक्षणों को देखकर पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान कर सकते थे। जैसे आमाशय के अंदर अगर विष आया है, ठीक है, तो उसको वॉमिटिंग के थ्रू हम निकाल सकते हैं। और पक्वाशयगत विष है, अगर पक्वाशय में चला गया है तो ये लक्षण जैसे मूर्छा, मद, मोह, दाह, बलनाश, तंद्रा, काश्रय और पांडु, ठीक है, ये लक्षण अगर आते हैं तो विष वैद्य इनको देखकर, ठीक है, वो परगेशन के थ्रू मतलब विरेचन के थ्रू विष को निकाल देते थे। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल डायग्नोस करने के लिए विष के लक्षण जो हैं बता रखे हैं आचार्य जी ने। अब विष के भेद कितने होते हैं? आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत जी ने 2 प्रकार के विष बताए हैं, स्थावर विष और जांगम विष। वही आचार्य वाग्भट जी ने स्थावर विष, जांगम विष और कृत्रिम विष बताए। और अब हम देखेंगे विष की गति जो है, स्थावर विष की गति जो होती है अधोगति होती है, जांगम विष की गति ऊर्ध्व गति होती है। तो स्थावर विष की गति में अधोगति इसलिए कही गई है क्योंकि जब हम विष का पान करते हैं, मतलब स्थावर विष तो पान के थ्रू जो है जाता है। ठीक है, तो स्थावर विष का जब पान करेंगे तो जितने भी लक्षण आते हैं वो मुख से लेके नीचे तक आते हैं। जैसे कि लास्ट में अतिसार आता है ना, लास्ट जो आचार्य सुश्रुत जी ने बता रखा है 6th वेग के अंदर, वो है तीव्र अतिसार, है ना। तो ऐसे ऐसे जो भी लक्षण आते हैं वो मुख से लेके नीचे तक, शरीर के नीचे भागों तक बताए गए हैं, इसीलिए अधोगति होती है। और जांगम विष का हम ऐसे देखेंगे कि जांगम जो पशु रहते हैं, जांगम जो जैसे सर्पन, वृक्ष इत्यादि जो हैं वो जब बाइट करते हैं तो वो धरती पे रहते हैं, तो सबसे पहले शरीर के निचले भागों में बाइट करेंगे। ठीक है, तो लक्षण जो आएंगे वो याद करने का तरीका ऐसे है कि नीचे से लेके ऊपर तक आएंगे, है ना, तो इसलिए ऊर्ध्व गति होती है। ठीक, तो अब आचार्य चरक जी ने टोटल स्थावर विष की संख्या बताई है 21 और आचार्य सुश्रुत जी ने स्थावर विष की संख्या बताई है 55। ठीक है, जो स्थावर विष रहता है आचार्य चरक जी के अनुसार वो मूल विष प्रधान होता है और आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार कंद विष प्रधान होता है। तो अब हम शंका विष के बारे में बात करेंगे। तो शंका विष का जो वर्णन है आचार्य चरक जी ने चरक चिकित्सा 23 चैप्टर में 221 श्लोका, ठीक है, उसके अंदर बता रखा है ऐसे: दुरअंधकारे विद्यस्य केनचित् विशंकया विषोद्वेगो ज्वर छर्दी मूर्छा दाहो अपि भवेत् ग्लानि मोह अतिसारम च अपियत शंका विषम मतम। ठीक है, तो इसके जो मीनिंग है इस लाइन का वो यह है कि जब रात के अंधेरे में कांटा चुभ जाता है तो रुग्ण को लगता है कि उसको सांप ने काट लिया है। ठीक है, और उसके अंदर मेंटली ये सोचने की वजह से लक्षण आते हैं इस प्रकार: ज्वर, छर्दी, मूर्छा, दाह, अंग मर्द, भ्रम, अतिसार आदि ये लक्षण उत्पन्न होते हैं और उसको शंका विष, उसे लगता है कि उसे सांप ने काट लिया है, तो ये एक तरह का शंका विष कहलाता है। ये आचार्य चरक जी ने बोला है। तो आजकल की जो हम एक थोड़ा सा मैं आपको हट के एक एग्जांपल देना चाहूँगी। ठीक है, तो जैसे कोरोना वायरस का चला हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको हट के बताना चाहूँगी। जैसे कोरोना वायरस आजकल जो चला है वो लोग कोरोना वायरस की वजह से परेशान नहीं है, कोरोना वायरस के जो लक्षणों का खौफ बना रखा है उसकी वजह से परेशान है। ठीक है, अगर आप देखें कि कोई भी एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर कोरोना के जो लक्षण है वो नॉर्मल फ्लू की तरह आते हैं, लेकिन इसका इतना खौफ बन गया है कि पेशेंट मेंटली इसको अपने आप को हावी होने देता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो मेंटली परेशान है और उसको वो लक्षण ना भी आएंगे तो भी वो ज़्यादा परेशान होने की वजह से अपने आप को बीमार या अपने आप को व्याधिग्रस्त कर लेगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसी एपिडेमिक हर साल आती है। ठीक है, इट बिकम नाउ पेंडेमिक। तो पेशेंट को, आप आगे डॉक्टर बनेंगे, आप वैद्य बनेंगे, तो आपको पेशेंट को सबसे पहले मेंटली उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, कोई भी बीमारी से अगर वो पेशेंट आता है तो उससे आपको डराना नहीं है कि हाँ तुझे ये बीमारी हो गई है, ये तो ठीक ही नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कोई कैंसर का भी पेशेंट आता है तो आपको उसे मेंटली स्टेबल करना है पहले। ठीक है, उसके डाइजेशन, उसके रेस्पिरेटरी, उसके नॉर्मल जो फंक्शनिंग होती है वो सबसे पहले नॉर्मल कीजिए। उसके बाद उसको व्याधि के बारे में समझाइए कि ये व्याधि ऐसे होती है और
हर चीज़ का ट्रीटमेंट आजकल होता है। अगर वो ट्रीट नहीं भी हो सकता है, जैसे कि हमारे आचार्यों ने बताया कि कई व्याधि जो होती है याप्य होती है, मतलब डिफ़िकल्ट टू ट्रीट होती हैं, असाध्य होती हैं, ठीक है, तो उसमें पेशेंट को कभी भी मेंटली वीक नहीं होने देना। you have to make them strong mentally as well as physically, so try to understand them कि कोई भी बीमारी है उसे आपको मेंटली हावी नहीं होने देना, ठीक है। तो ये है थोड़ा सा हटके एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम बात करेंगे सर्पांग अभिहत के बारे में, ठीक है। तो यह आचार्य सुश्रुत जी ने बताया है कल्पस्थान के 4th चैप्टर में 11th श्लोक। तो इसके अंदर ये बता रखा है कि जब सांप के टच से, जैसे अगर मान लो पहले ज़माने में ऐसा होता था कि जंगल होते थे, लोग जो है खेती कर करके घर वापस आते थे, कई बार अंधकार हो जाता था, ठीक है। तो कई बार ऐसे किसी मतलब ट्री के स्पर्श से या किसी भी कोई भी अगर एनिमल या कोई भी अगर जानवर जा रहा है तो कई बार उसका स्पर्श हो जाता है, तो पेशेंट को लगता था कि सांप टच करके चला गया है, सांप काट गया है, ठीक है। तो उसके टच से क्या होता था, जैसे आपको पता है कि आगंतुक जितने भी चीज़ें रहती हैं उससे अगर पेशेंट को डर पैदा हो जाता है, ठीक है, कोई भी चीज़ है उससे डर से क्या होगा, वात प्रकोप होगा, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो वात प्रकोपित होने की वजह से उसके अंदर शोथ आदि लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे, जिसे सर्पांग अभिहत कहते हैं, ठीक है। अब विष की गति जो है, जांगम विष की गति मैंने आपको बताया है कि पहले भी कि ऊर्ध्व गति होती है और स्थावर विष की अधोगति होती है, आचार्य चरक जी ने बता रखा है। अब विष के उपद्रव मतलब विष किसी के शरीर के अंदर एंटर हुआ है, ठीक है, या तो स्थावर विष के थ्रू या जांगम विष के थ्रू, तो ये लक्षण आते हैं, जैसे कि ज्वर, कास, वमन, ये उपद्रव है, ठीक है। इनको अगर ये लक्षण सारे के सारे नहीं तो कुछ लक्षण अगर आए हैं तो पेशेंट कैन नॉट बी रिवाइव अगेन, ठीक है। तो ये लक्षण इस प्रकार हैं: ज्वर, कास, वमन, श्वास कृच्छता, हिक्का, तृष्णा, मूर्छा, अतिसार, विबंध, बस्तिशूल, शिरशूल, शोथ, दंश स्थान का सड़ना, रक्तस्राव, वात का प्रकोप आदि, ये 16 तरह के उपद्रव बता रखे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह याद करिएगा, ठीक है। ये अष्टांग संग्रह में वर्णन है। अब विष मुक्त के लक्षण क्या हैं? विष मुक्त के लक्षण इस प्रकार है, देखिए: प्रसन्न दोषम, प्रकृतिस्थ धातु अन्न अभिकांक्षः, समूत्र जीवम, प्रसन्न वर्ण इंद्रिया चित्त चेष्टा, वैद्यो अवगच्छेदम विषम मनुष्यम, ठीक है। तो ये आप देख के ही आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये विष मुक्त के लक्षण। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऐसे कैसे आ गया, आपको बताएंगे कि ऑप्शन देंगे ये किस चीज़ के लक्षण है, तो आप बताएंगे विष मुक्त के लक्षण है। तो ये ऐसे हैं: शरीर के वात आदि तीनों दोष जो है अगर समान अवस्था में आ जाते हैं तो रस आदि धातुएं समान आ जाती हैं। तीनों दोष अपनी स्वाभाविक अवस्था में आ जाएं तो पेशेंट को अन्न में रुचि पैदा हो जाएगी, ठीक है, और मन और उचित रूप में रस को ग्रहण करने वाली क्षमता आ जाएगी और उसके वर्ण, इंद्रिय और चेष्टा स्वाभाविक रूप से काम करने लगेंगे। तो वह व्यक्ति को देख के चिकित्सक अनुभव लगा सकता है कि अब ये विष रहित है। अब विष और वेगांतर की संकल्पना के बारे में डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट्स ऑफ फेजेस एंड इंटरफेजेस। तो जब विष जो है शरीर के अंदर एंटर होता है तो सबसे पहले ये कला में विकृति पैदा करता है। तो 7 तरह की कला होती है हमारी, सप्तधरा कला उसे बोलते हैं। तो फर्स्ट कला में जाने के बाद वह विकृत लक्षण उत्पत्ति करता है, ठीक है। तो विष जो है सभी तरह की कला को सेपरेटली ब्रेक करता है, फिर उसके बाद टिश्यू में एंटर होता है और वहाँ विष लक्षण उत्पत्ति करता है। तो जो पूर्व धातु से उत्तरार्ध धातु के अंदर जो समय लगता है उसे वेगांतर बोलते हैं, ठीक है। तो विष के जो वेगांतर होते हैं वो लक्षण रहित होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वात दोष की वजह से विष संपूर्ण शरीर में फैलता है, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का, या इसमें ऐसे आता है कि वेगांतर क्या होता है। तो वेगांतर